Audio Jungle. नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। फिल्म सिटी एक्शन में थोड़ा इमोशन भी चाहिए। मौजूदा दौर में कोरोना महामारी से सन्नाटे में आया फिल्म उद्योग सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारणों से कोलाहल से घिरा हुआ है। चैनलिया पड़तालों में छिलके दर छिलके सितारों के नशे के किस्से चरम पर हैं। तेरी मेरी थालियों में छेदों के आरोप प्रत्यारोपों और समय समय पर यूपी महाराष्ट्र के बीच संघर्ष की ठाकरे की घुड़कियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में नई फिल्म सिटी की स्थापना की पेशकश की है। उनका यह प्रस्ताव उम्मीदों का एक नया फलक खोलता है। फिल्म सिटी के आकार लेने से हजारों लाखों लोगों के सपने साकार होंगे। कितने ही लोगों के रोजगार का रास्ता पक्का होगा और यूपी से प्रतिभाओं और कामगारों का पलायन बंद होगा। जिस तत्परता से घोषणा की गई है उसी तत्परता से काम हुआ और फिल्म सिटी बन पाई तो सरकार आपके द्वार नारे के तर्ज पर यूपी में रोजगार आपके द्वार साकार हो सकती है। नई फिल्म सिटी की रूपरेखा जिस सियासी कोख से जन्मी है वह सशक्त है, इसलिए बेशक यह तेजी से बनकर तैयार भी हो जाएगी। ईंट, सीमेंट, गारा, लोहा जैसे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चरल जरूरतें फटाफट जुट जाएंगी और लंबे चौड़े रकबे में फिल्म सिटी के लिए ढांचा बनकर खड़ा हो जाएगा। हालांकि सब जानते हैं कि मकान बनाना आसान है, लेकिन उसे घर में तब्दील करना कठिन है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, धन और संसाधनों से बेशक सिटी तो बन जाएगी, लेकिन फिल्म निर्माण इससे थोड़ा अलग है। यह महज धन और संसाधनों से नहीं बनती। इसके लिए कलात्मक इच्छा शक्ति और कल्पनाशीलता अहम तत्व है। गुरुदत्त और गुलजार यूं ही नहीं कोई बनता। समुद्र का किनारा भी कृत्रिम रूप से तैयार किया जा सकता है या गंगा जमुना के चौड़े पाटों को दिखा देंगे, लेकिन तूफानी जज्बा कहां से लाएंगे जिससे फिल्मों में आत्मा उपजती है। असल चुनौती वह संस्कृति बनाने की है जो मुंबई के जर्रे जर्रे में रची बसी है। यह संस्कृति सिर्फ फिल्म नहीं, हर क्षेत्र के लिए जरूरी है। मेरठ में खेल की संस्कृति बनी तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले। नोएडा को मुंबई बनाना आसमान से तारे तोड़कर लाना भले ही ना हो, लेकिन बाएं हाथ के काम जैसा आसान भी नहीं है। मुंबई में ऐसा क्या है? यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों से कितने ही लोग खासकर युवा काम की तलाश में मुंबई जाते हैं। एक लिहाज से पूरा देश वहां समाया हुआ है। बड़ी बात यह है कि सबकी अपनी रवायतें अपनी मौलिक रूप से वहां देखी जा सकती है। जाहिर है फिल्म नीति ज्यादा जरूरी है। दादा साहब फाल्के और उनके साथियों ने यहाँ वहां से पैसा जोड़कर फिल्में बनाई और जुनून की हद तक जुटे रहे। उन्होंने ही पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र हिंदी और मराठी में बनाई। उस दौर के अन्य फिल्म कलाकारों की भी यही कहानी है। स्टारडम और कमाई शायद उस दौर में किसी का लक्ष्य रहा होगा, वरना सीमित संसाधनों में इतनी लंबी दौड़ संभव ही नहीं थी। तब से अब तक की यही जज्बा और लोगों के प्रति उनकी जुनून ही फिल्म उद्योग का बड़ा आधार है। नागेश कुकनूर सामान्य कैमरों से कम बजट की हैदराबादी ब्लूज बनाते हैं और लागत से कई गुना कमाई कर लेते हैं। ऐसे कई फिल्मकार रहे हैं जिन्होंने चमक दमक से इधर काम किया और कर रहे हैं। क्षेत्रीयता और अपनी प्रतिभाओं के लिए भाषा के हिसाब से अलग अलग फिल्म उद्योग बने और विकसित हुए। ये ठीक ठाक फल फूल भी रहे हैं, लेकिन कोई सर्वमान्य बॉलीवुड नहीं बन पाया। मसलन चेन्नई में तमिल फिल्म उद्योग, मलयालम फिल्म उद्योग, कोलकाता में बांग्ला फिल्म उद्योग, असम में असमी फिल्म उद्योग और भोजपुरी फिल्म उद्योग। अब तो छत्तीसगढ़िया फिल्में भी खासा बाजार बना रही हैं।
हैदराबाद में रामोजी राव स्टूडियो भी सर्व सुविधा युक्त है। मुंबई में पंजाब के निर्माता निर्देशकों की बड़ी लॉबी है। चोपड़ा, जौहर, कपूर आदि का अपना वर्चस्व है। इसके बावजूद पंजाब में बॉलीवुड के समानांतर फिल्म उद्योग नहीं पनप सका। मुंबई में बढ़ते परिवारवाद और क्षेत्रवाद के संघर्ष के बाद कई बार फिल्म सिटी कहीं बाहर ले जाने की बातें और मांगे उठी, लेकिन परवान नहीं चढ़ सकी। यहां तक कि पड़ोस में पुणे में ही फिल्म निर्माण नहीं पनप पाया, जबकि वहां अधिकांश फिल्म वाले रहते हैं। यहां तक कि वहां स्थित प्रसिद्ध फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट भी अब अपनी चमक खोता जा रहा है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक कई बार इस दिशा में सरकारी स्तर पर प्रयास भी हुए। जयपुर में कई बार इस बारे में बैठकें भी हुई। जयपुर के पास जमीनें देख ली गई। फिल्म सिटी का मसला डिब्बे में बंद फिल्म की तरह पड़ा है, जबकि राजश्री प्रोडक्शन के तारा चंद बड़ताजिया जैसे फिल्मकार और बड़े फाइनेंसर खुद राजस्थान के रहने वाले हैं। यही हाल मध्य प्रदेश का है। इंदौर के कई फाइनेंसर मुंबई में फिल्मों में पैसा लगाते हैं, इसके बावजूद वर्षों से वहां फिल्म सिटी फाइलों में निकल नहीं पाई है। नोएडा में 20 साल पहले भी फिल्म सिटी बनाने की कोशिशें हुई थी, लेकिन परवान न चढ़ सकी। योगी जी की ताबड़तोड़ घोषणा से उम्मीद है कि वह फिल्म सिटी बनाने की जरूरी संसाधन जुटाने में मदद तो करेंगे ही, वह माहौल भी बनाने में सहायक होंगे, जो कला साहित्य को उभरने और स्थापित करने के लिए जरूरी है। बहरहाल उम्मीद है यह हेराफेरी नहीं, महान लक्ष्य के लिए इनकलाबी पहल साबित होगी। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार राज। आज हम लोग टॉलीगंज में एक शॉर्ट मूवी अनुसूचना का शूटिंग के दौरान हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी प्रोडक्शन हाउस राज डायनेमिक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बन रही है और हमारा प्रयास बराबर यही रहता है कि समाज को हर मूवी में कुछ ना कुछ हम लोग मैसेज दें, जिससे समाज सही दिशा में अग्रसित हो। ये मूवी में जैसा कि अनुसूचना पश्चाताप, इसमें एक अच्छी कहानी है, जिसमें एक निर्बल ऑफिस में निर्बल लड़की को उसको कंडीशनल पैसा दिया जाता है और बाद में उसका पश्चाताप होता है। इसी पर एक आधारित फिल्म है और ये हमारी प्रोडक्शन की 10वां प्रोडक्शन है। इसमें 6 फीचर फिल्म हम लोग कर चुके हैं, जो यहाँ डिफरेंट सिनेमा हॉलों में चला। लास्ट साल हमारा छौ2 रिलीज हुआ था। अभी आमिर रविंद्रनाथ हमारा रिलीज को तैयार है, सेंसर होकर पड़ी हुई है। और हमारा जैसी करनी वैसी भरनी पिछले महीने हुआ, ये अनुसूचना हो रहा है और अगले महीने हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो इतना कह के ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, আমি গুঞ্জন। আমাদের ইউনিটে এটা দ্বিতীয় শর্ট ফিল্ম। প্রথমটা জাসিকা নিয়াসে ভার্নি, এটা হচ্ছে অনুশোচনা। আপনারা দেখবেন অনুশোচনা, পুরো গল্পটা বলছি না আমি, একটু জাস্ট হিন্টস দিচ্ছি, বাকিটা আপনারা দেখবেন, দেখলে বাকিটা বুঝবেন। একটা মেয়ে, তার স্বামী অসুস্থ, একটা মেয়ে, অসহায় মেয়ে, তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কীভাবে সমাজ তাকে ব্যবহার করে সেইটাই তুলে ধরেছি। আপনারা প্লিজ দেখবেন। অরুণদা আমাদের প্রডিউসার, অরুণদার সঙ্গে কাজ করে খুব ভালো লেগেছে, আগের কাজটা করে খুব ভালো লেগেছে। নমস্কার, আমি সুমন সমাদ্দার। আমাদের বাংলা শর্ট মুভি অনুশোচনা আজকে শুরু হয়েছে শুটিং। আশা করি আপনাদের ভীষণ ভালো লাগবে। এটি নারী নির্যাতন নিয়েই একটি গল্প, যা আজকের সমাজে দৈনন্দিন ঘটনা। নারীরা ঘরে বাইরে নির্যাতিত হয়। গল্পটির লেখক আমি নিজে,
গল্পটি স্ক্রিপ্ট রাইটার ডাইরেক্টর গুঞ্জন রয়। এই শর্ট মুভিতে ডাইরেকশন দিয়েছেন শ্রী গুঞ্জন রয়, এমিনেন্ট ডাইরেক্টর উনি মেগা সিরিয়ালের। এবং এই শর্ট মুভিটি প্রডিউস করেছেন রাজ ডাইনামিক। অশেষ ধন্যবাদ জানাই রাজ ডাইনামিকের প্রোপাইটার ডক্টর অরুণ কুমার রাজকে। আমাদের সমস্ত কলাকুশলী এটাতে যথেষ্ট পরিমাণ ভালো অভিনয় করার চেষ্টা করেছে। আশা করি আপনারা এই শর্ট মুভিটা দেখবেন। এটা একটা সমাজকে বার্তা দেওয়ার জন্য, আপনাদের ভালো লাগুক এটাই আমাদের একান্ত কাম্য। নমস্কার। নমস্কার, আমি আসলাম আহমেদ। আমি এই অনুশোচনা মুভিতে একটা ছোট্ট রোল প্লে করছি, অফিসের ম্যানেজার, যার নাম দিবাকর। তো আমি এই মুভিটা হচ্ছে একটা মহিলা নির্যাতন, মহিলার উপর যে কম্প্রোমাইজ, বিভিন্ন রকম পীড়িত হয় যখন মহিলা, তো ওদেরকে এই মুভিতে মানে এমন একটা পজিশন থেকে তুলে একটা ভালো সিচুয়েশন নিয়ে যাওয়ার জন্য এই মুভিটা করা হয়েছে। আপনারা সবাই এই মুভিটা দেখুন। আর সবাই খুব ভালো ক্যারেক্টার প্লে করেছে ওখানে। আর আমাদের এই মুভিতে মানে রাজ ডাইনামিক এন্টারটেনমেন্টের তরফ থেকে এটা প্রডিউস করা হয়েছে। আর ডাইরেক্টর আছেন গুঞ্জন দা। থ্যাংক ইউ। নমস্কার, আমি তাপসী মুখার্জি। আজকে আমাদের যে শুটিংটা হচ্ছে অনুশোচনা শর্ট মুভিটার নাম। এর আগে আমরা যেটা করেছি জেসি কার্নি বেসি কার্নিটা, তো এটার ডিরেক্টর হচ্ছেন গুঞ্জন দা আর অরুণ কুমার রাজ স্যার আছেন প্রডিউসার। তো আশা করছি সবার ভালো লাগবে, দেখবেন। আর আর পরেও যেন আমরা আরও ভালো কাজ করতে পারি এটাই আশা রাখছি। ধন্যবাদ। আমি জয়া চক্রবর্তী। আমি এই বইটার লিড ক্যারেক্টার করছি। আপনারা দেখবেন, আশা করি বইটা ভালো লাগবে। দেখে আমাকে আশীর্বাদ করবেন, বলবেন যেন আমি আরও কাজ করতে পারি। मेरा नाम मोहम्मद वसीम कुरैशी है और मेरे प्रोड्यूसर है अरुण कुमार सर और हमारे डायरेक्टर है गुंजन सर। और हमारे फिल्म प्रोडक्शन का नाम है राज डायनामिक प्रोडक्शन हाउस। यहाँ पे मैं फर्स्ट शॉर्ट फिल्म करने वाला हूँ और आप लोग प्लीज़ इसे देखिएगा। ये बहुत अच्छा शॉर्ट फिल्म होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि आप इस मूवी को बहुत अच्छी तरीके से देखें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। बस यही आपसे कहना है। थैंक यू सो मच। নমস্কার, আমি মিন্টু গাঙ্গুলি। এই অনুশোচনা একটা শর্ট ফিল্ম হচ্ছে, এর ক্যামেরাটা আমি করছি। আপনারা দেখুন, গল্পটা খুব সুন্দর গল্প। মানুষ কীভাবে অনুশোচনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, শরীর খারাপ হলে তার ভুল করে ট্রিটমেন্ট করে ভুলভাবে করে কীভাবে অনুশোচনা হয়, সেইটা আপনারা ভালো করে দেখুন। দেখলে আপনাদের ভালো লাগবে। এই শর্ট মুভিটা প্রযোজনা করেছেন অরুণ কুমার রায়। আপনারা দেখুন, ভালো লাগবে আপনাদের। নমস্কার, অনুশোচনা একটি খুব ভালো শর্ট মুভি, আপনারা দেখবেন। আমি অভিনয় করছি, আপনাদের ভালো লাগবে আশা করি, এবং আপনাদের আশীর্বাদ আমাদের সাথে রাখবে। তো আমরা ভবিষ্যতে আরও অনেক বড় বড় কাজ করতে পারবো। নমস্কার। अच्छा, कल तो ये एक्टिंग स्कूल में रिजल्ट आउट होने वाला है। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं समझती। सब कुछ तू और तेरी पापा समझता है। हेलो हेलो, मैं कह रही हूँ आज से टिकटॉक करना बंद। अरे मम्मा, तुम तो मेरे टिकटॉक के पीछे पड़ गई। तुम्हें और कोई काम नहीं है? दर्द तेरे सीने में है और तू पापा से छुपा रही है। क्या हुआ बेटी? बोल मुझे तो बोल, क्या हुआ? कितना एक्सपोज कर सकते हैं आप? जितना अच्छा है सर।
फौरन उसका फोन कॉल्स ट्रैक करो और सुबह से वो जिस को फोन किए हैं सबका नाम और फोन नंबर रजिस्टर करो। ये रिकॉर्डिंग कहाँ से है? देखो, अगर ये कॉम्प्रोमाइज तुम मेरे संग कर सकते हो तो ये कैरेक्टर के लिए मैं तुम्हें सिलेक्ट करूंगा। हम डायरेक्टर कैसे बन गए? आपको तो चोर, गुंडा, मवाली और रेपिस्ट। स्टॉप इट। मुझे उम्मीद थी बेटे, तू मेरा सपना जरूर पूरा करेगी। नमस्कार। भारत की बहादुर बेटियां जिन्होंने वीरता से लड़ी आजादी की जंग, निसंदेह भारत की आधी आबादी, भारत की वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उनकी बल, बुद्धि, साहस और शौर्य की कहानियां आज भी अमिट छाप छोड़ती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आधी आबादी की भूमिका सर्वोपरि है। भारत की आजादी की वीरांगनाओं ने देश के हर हिस्से में पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर योगदान दिया। किसी ने फांसी के फंदे को गले का आभूषण बनाया, किसी ने सोने के सीने में गोली खाकर, किसी ने उम्र कैद हंस के गुजारी तो किसी ने जहर खाकर ब्रिटिश हुकूमत के हाथ न आने का वादा निभाया। जब जब क्रांति की मसाल ब्रिटिश हुकूमत ने ठंडी करनी चाहिए, भारत की वीरांगनाओं ने आगे बढ़कर उस मसाल को न सिर्फ थामा अपितु उस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी निभाई। आज हम 21वीं सदी में तरक्की के कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन आज भी आए दिन ऐसी खबरें अखबारों की हेडलाइन बनती हैं जिनमें महिलाओं और बच्चियों की सपनों की उड़ान भरने से पहले ही उनके पंख को काट दिए जाते हैं। महिलाएं अपना भविष्य तलाशने और अनिवार्य शिक्षा हासिल करने जैसे कई सवालों में अभी भी कई बार हाशिए पर नजर आती है। अपने सपने पूरे करने के लिए अभी भी उन्हें कई सीमाएं पार करनी पड़ती है, कई बेड़ियां तोड़नी पड़ती है, तब जाकर वे अपने सपनों को जी पाती है, अपने सपनों को उड़ान दे पाती है। कितना मुश्किल रहा होगा 18वीं 19वीं सदी का वो दौर जब महिलाओं ने घर की लक्ष्मण रेखा पार करके जंगे आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उस दौर में महिलाओं की हक की बात कम ही हो पाती थी, लेकिन तब भी इन महिलाओं ने देश की सुरक्षा और आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। इतिहास की कहानियों में ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाया। भारत की बहादुर बेटियों ने आजादी की हर लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर अपना दायित्व बखूबी निभाया। कर्नाटक की रानी चिन्नम्मा उन शासकों में थी जिन्होंने स्वतंत्रता के शुरुआत दौर में ब्रिटिश हुकूमत के दांत खट्टे किए और लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। सन 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई का योगदान इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। आज भी रानी लक्ष्मीबाई देश की बहादुर महिलाओं की आदर्श है। उन्होंने सन 1857 की क्रांति में महिलाओं को घूंघट और घर की चार दीवारी से बाहर लाकर देश की सुरक्षा की कमान सौंपी। उन्हें न सिर्फ युद्ध कौशल में पारंगत किया, बल्कि शेरनी की तरह दहाड़ना भी सिखाया। अंग्रेजों के विरुद्ध सीमित साधनों में विशाल महिला सेना तैयार करना, वह भी हर तरह के युद्ध में पारंगत, उस दौर में आसान काम नहीं था। जिस सेना ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। सन 1857 में अवध की कमान संभालती बेगम हजरत महल अवध की बुलंद आवाज बनी। बेगम जीनत महल ने भी आजादी की जंग में बढ़ चढ़कर
हिस्सा लिया और समाज में नई नजीर पेश की। भारत की आजादी में न सिर्फ देश अपितु विदेशी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनका शरीर विदेशी था लेकिन आत्मा भारत के लिए जिंदा थी। एनी बेसेंट, सिस्टर निवेदिता, मेडलिन स्लेड, मीरा बहन जैसी कई महिलाओं ने भारत की आजादी में अहम रोल अदा किया। स्वतंत्रता आंदोलन में समाज के हर तबके की महिलाओं ने अपनी दहलीज पार करके भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई। मैडम वीकाजी कामा, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, अरुण आसिफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, सुचेता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अनुसुईया बाई काले, राजकुमारी अमृत कौर, कनकलता बरुआ, रेहाना तैयब, कल्पना दत्त, नोनी बाला देवी, प्रीति लता वाडेकर, जिन्होंने पोटेशियम साइनाइड खाकर अंग्रेजों के हाथ न आने का अपना वादा पूरा किया। आजादी की इन वीरांगनाओं में कई नाम ऐसे भी हैं जो इतिहास में कभी दर्ज ही नहीं हो पाए, लेकिन इतिहास कभी मिटती नहीं है। जब भी भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष याद किया जाएगा, भारत की इन बहादुर बेटियों के बलिदान को गर्व से याद किया जाएगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি আড়ম্বনা আভিজাত্য বৈভব ও অহংকারের শিরোনামে ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, কিন্তু তার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চললেন অন্য পথে। জমিদারির আভিজাত্যকে দূরে রেখে তিনি অনুসরণ করলেন রাজা রামমোহন রায়ের নির্দেশিত পথকে। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্ম সমাজ। তখন বঙ্গ সমাজে নবজাগরণের জোয়ার। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছিলেন মুক্তির পথ। আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, তার প্রিয় কাদম্বরী বৌঠানের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল তার মুক্তির পথের সন্ধান। এই দুটি শিশু একে অপরের হয়েই সকলের অজান্তেই বেড়ে উঠেছিল এই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। চাঁদ উঠেছিল গগনে, দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে, কি জানি কি মহালগনে। রবির স্বপনে, শয়নে, জাগরণে ঘিরে ছিল তার কবিতা ও কাদম্বরী বৌঠান। রোম্যান্টিসিজমের হাত ধরে জানা অজানার আলো আধারি খেলায় শুরু হয়েছিল ভানু সিংহের অমর কাব্য সৃষ্টি। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে শুরু করে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর মতো প্রখ্যাত গুণী মানুষের প্রশংসার ভাগিদার হয়েছিলেন। এদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি আনন্দের ভাণ্ডার, সংস্কৃতির প্রেরণা, উৎসবের 7 রঙে রঙে। রেনেসাঁসের অন্যতম ধারক ও বাহক। সুদূর আয়ারল্যান্ডের আইরিশ মেলোডি বাসা বেঁধেছিল রবির মনে, কিন্তু জীবনে এসেছিল বাধা। রবির সাথে কাদম্বরীর সম্পর্কটা যথেষ্ট দৃষ্টিকটু। ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেকে একই কথা বলছে, সবে তো শুরু দিদি, অশান্তি আরো বাড়বে। রবি আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, মা হবারও সৌভাগ্য হলো না।
আমি এই একাকিত্বের অভিশপ্ত জীবন রাখতে চাই না। আমার প্রাণের পরে চলে গেল কি বসন্তের। জীবনে এগোতে গেলে পিছুটানকে ভুলতে হয়। রবি হয়তো ভুলতে পেরেছিল, লিখেছিল কবিতা আপন মনে আপন ভাষায়। তাই তো সে হয়ে উঠেছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।